देखो जरा, यहाँ पे हम आपको इंडक्शन जनरेटर के बारे में बता रहे हैं। इंडक्शन जनरेटर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडक्शन जनरेटर बहुत लोगों को समझ नहीं आता इंडक्शन जनरेटर, तो हम यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर के बारे में बताएंगे। ध्यान से समझना इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। देखो जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब वो डबल एक्साइटेड भी हो सकता है, डबल फील्ड एक्साइटेड भी हो सकता है, मतलब डबल एक्साइटेड कर दो या दोनों को एक्साइटेड कर दो, मतलब डिफरेंट टाइप का होता है। तो आप ध्यान से समझते चलना, ठीक है। देखो जरा, हमारा इंडक्शन जनरेटर क्या करता है ना, ये गया पे, ठीक है, ठीक है। देखो इंडक्शन जनरेटर हमारा क्या करता है, सबसे पहले इंडक्शन जनरेटर समझाते हैं आपको हम। देखो जरा, यहाँ कर देता हूँ। अब जो इंडक्शन जनरेटर होता है, देखो काहे के लिए यूज़ होता है। देखो जो इंडक्शन मोटर होती है, अगर इंडक्शन मोटर में जो होती है याद ना, हमारी स्लिप होती है, वो स्लिप जो होती है वो होती है NS - NR अपॉन NS होती है, ठीक है। NS होती है, ठीक है। यहाँ होता है NR। अगर आप याद रखना स्लिप को कैसे भी करके नेगेटिव कर दें, इस स्लिप को नेगेटिव कर दें, मतलब NR की वैल्यू इतनी इंक्रीज़ कर दें, ये स्लिप की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो उसे इंडक्शन जनरेटर कहते हैं। उस वक्त उसे इंडक्शन जनरेटर कहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा भाई, ये पॉसिबल करना तो थोड़ा सा आपको सोच रहे होंगे हार्ड होगा, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि इसे हार्ड हो, पॉसिबल हो कि एक सेकंड रुको बस, पहले मैं ये देख लूँ इसका रिड्यूस साइज़ होगा। हाँ ये ठीक है, ठीक है। देखो ठीक है ना, अब ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो इंडक्शन जनरेटर में हम कैसे बताते हैं। देखो जरा, हमने बताया इंडक्शन जनरेटर में देखो NS - NR अपॉन NS, ठीक है, NS - NR अपॉन NS। तो अब क्या करना होगा हमें, देखो है ना, NS स्लिप होती है, जो स्लिप होती है आपकी वो होती है, देखो है ना NS - NR अपॉन NS, ठीक है, NS - NR अपॉन NS। अगर NR की वैल्यू ज़्यादा कर दें, NR की वैल्यू ज़्यादा कर दें तो स्लिप कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर NR की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तो स्लिप कम हो जाएगी, वो स्लिप कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये नेगेटिव में ही जाना इंडक्शन जनरेटर का कार्य कहलाता है। इंडक्शन जनरेटर का कार्य कहलाता है नेगेटिव में ही जाना, इंडक्शन जनरेटर कहलाता है। अब ये जो इंडक्शन जनरेटर होता है किस काम का आता है, याद रखना। देखो सबसे पहले इसका काम बताते हैं। देखो क्या होता है, ये आपका लोड लग रहा है, ठीक है। अब ये ग्रिड है हमारा, अल्टरनेटर जो होता है ये ग्रिड होता है, अल्टरनेटर से नॉर्मली सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अब मान लो अल्टरनेटर यहाँ से बंद हो जाता है, ये अल्टरनेटर से सप्लाई कम दे पा रहा है, तो आप इसको लोड को ज़्यादा सप्लाई देने के लिए, या अल्टरनेटर पूरा शट डाउन हो जा जब सप्लाई देने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, मैं एक DC जनरेटर लगा लेता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है DC जनरेटर, क्योंकि इंडक्शन जनरेटर उससे काफ़ी इफेक्टिव और कॉस्टली बहुत कम होता है। इंडक्शन जनरेटर बहुत ही सस्ता होता है, तो इंडक्शन जनरेटर का यूज़ करना होगा। तो इंडक्शन जनरेटर में मेन पर्पस क्या है हमारा, ये है देखो आपका इंडक्शन जनरेटर, ये हिस्सा आपका इंडक्शन जनरेटर है इतना, ये वाला तो मैकेनिकल, ये हमने एक मैकेनिक इसकी शाफ्ट को मैकेनिकल कपल कराया है पेट्रोल इंजन, किसी इंजन के सहायता से, तो पेट्रोल इंजन है जो घुमाएगा। ये वाला जो वर्किंग अभी ये बाद में बताएंगे, पहले हम सिर्फ इंडक्शन जनरेटर के बारे में बता रहे हैं। देखो इंडक्शन जनरेटर में आपको क्या पता होता है, देखो इंडक्शन जनरेटर में हमें क्या पता होता है। देखो एक हमारा रोटर होता है बीच में, और ये स्टेटर पर 3 फेज़ वाइंडिंग होती है। अब ये हम यहाँ DC याद रखना 3 फेज़ सप्लाई देते हैं इंडक्शन मोटर में, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, ऐसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है। अब उस पर याद रखना ये एक इंड्यूस्ड EMF करती है रोटर पर, और रोटर इंड्यूस्ड EMF के कारण इस पर इंड्यूस्ड EMF होता है, तो ये लेंज के नियमानुसार उत्पन्न होने का विरोध करता है। तो याद रखना रोटर भी थोड़ा सा घूमने लग जाता है। तो याद रखना ये रोटर अपनी मैकेनिकल स्पीड से थोड़ा कम घूम पाता है। NS आगे चलता है, NR उसके पीछे चलता है, ठीक है, NR उसके पीछे चलता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, देखो ज़रा हमने बताया आपको NS, देखो कि ये मान लो हमारा ये NS है, ये वाला NS है। अब ये जो इसके पीछे है जस्ट NR है, तो इन दोनों के जो अंतर है यही स्लिप कहलाता है, यही स्लिप कहलाता है ना, कहलाता है, ठीक है। मगर याद रखना एक पॉइंट और याद रखना, जो NR होता है वो रोटर होता है, तो रोटर के सरफेस पे, मतलब ये रोटर है हमारा, रोटर है ये, तो इस रोटर के सरफेस पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। देखो ध्यान से समझ लो, इस बात को समझ लो, जैसे रोटर घूम रहा है, आप माइंड में समझो एक रोटर है ये, है ना, ये रोटर है जिसकी शाफ्ट है। अब ये रोटर जो है ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसके ऊपर ही इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है रोटर का, जिसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं रोटर का। तो वो रोटर के सरफेस के ऊपर ही घूमता है, वो इससे हमेशा ज़्यादा होता है, इससे किससे, रोटर की स्पीड से ज़्यादा होता है, जिसे रोटेटिंग मैग्नेटिक स्पीड कहते हैं या स्लिप स्पीड कहते हैं, जिसकी वैल्यू NS होती है, जो NS - NR होती है। आपने फॉर्मूला ही पढ़ा है, स्लिप बराबर NS - NR अपॉन NS। तो आप क्या करते हैं, इस NS को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो SNS आ जाता है। तो ये NS - NR का अंतर ही SNS, यही रोटर स्पीड होती है, रोटर मैग्नेटिक स्पीड होती है। ये रोटर मैग्नेटिक स्पीड आप ये समझ सकते हैं जो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड के बराबर है, उतने ही बिल्कुल सेम उसके बराबर ही होती है, ठीक है। इतनी पॉइंट अभी समझ लेना, जो समझा रहा हूँ बिल्कुल डीप में समझते रहना।
अभी यहाँ पे आपको एकदम से ही इंडक्शन जनरेटर समझ आ जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, सबसे पहले है ना, ये आपका होता है स्टेटर, ये होता है बीच में रोटर है। अब जब यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, रोटरी मैग्नेटिक होता है, तो इसके ऊपर रोटर के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इन दोनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण होता है कि ये होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटेटिंग मैग्नेटिक रोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक रोटर का रोटर के स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों के रिलेटिव मोशन में जितना अंतर रह जाता है, जितना एंगल रह जाता है, जितना रह जाता है, उतना ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इसे ही आप स्लिप और E2 कहते हैं। ये जो E2 होता है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हमें तो रोटेटिंग कंडीशन में होता है तो स्लिप आ जाती है। अब ये जो दोनों का आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हमारा ये हो गया हमारा स्टेटर, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NR। अब इसके पीछे भी घूम रहा है ये क्या कहते हैं रोटर NR। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल रहता है, इसके कारण ही टॉर्क एंगल आता है जिससे मोटर घूमती है। ये जो मोटर घूमती है इस पर ये टॉर्क लगता है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क एंगल लगता है, मोटर इस पर घूम जाती है। ये मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल थी। अब आपने क्या करा, अब आप आते हैं क्या करते हैं, अब आप देखो है ना, अब आप क्या करते हैं, आप सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी उसके रोटर पर मैकेनिकल शाफ्ट कपल कर देते हैं एक पेट्रोल इंजन की, और उसे तेज़ घुमाते हैं। तो तेज़ घुमाने से NR की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है NS से। इस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। तो इसी कंडीशन में जो स्लिप नेगेटिव चला जाता है, इसे ही इंडक्शन जनरेटर कहते हैं, इसे ही इंडक्शन जनरेटर कहते हैं। अब ये इंडक्शन जनरेटर इस कंडीशन में करता क्या है, ये करता क्या है, अब ध्यान से देखना। जब अब यहाँ समझा रहा हूँ इसे ध्यान समझना है ना, ये आप ध्यान समझना कि हमारा क्या कहते हैं। अभी आपको मैं एक बार उसमें बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर नोट पैड हुआ मेरे पे तो, नोट पैड नहीं है, नोट पैड इमेज मर्ज, चलिए इस पे देखता हूँ अगर आ जाता है तो। हाँ आ जाएगा इस पर, देखो जो समझा रहा हूँ, बस रुक जाओ ना। अरे यार वेट करो भाई, इंडक्शन जनरेटर समझा रहा हूँ आपको, वहीं से आगे प्रोसेस करते हैं। देखो यहाँ से प्रोसेस करते हैं, यहीं पे आ जाएगा आप। अब देखो इंडक्शन जनरेटर हम समझते हैं, इंडक्शन जनरेटर कैसे समझाते हैं, देखो यहाँ से। ठीक है। अब देखो क्या होता है इंडक्शन जनरेटर में, एक हमारा रोटर होता है ये, ठीक है। अब ये हमारा होता है स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई दे दी, ये वाला स्टेटर होता है, ये बाहर वाला और अंदर वाला रोटर। अब जब रोटर को हम ऐसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड घुमा देते हैं तो ये NS से ज़्यादा निकल जाता है, NS से निकल जाता है। तो अब ये इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसे कट करने लग जाती है, स्टेटर को। तो स्टेटर को कट करने से स्टेटर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, और जो बाहर सप्लाई प्रोवाइड करता है, क्यों सप्लाई करता है, तो हमेशा याद रखना एक्टिव पावर का फ्लो हमेशा लोड एंगल पे डिपेंड करता है, ऐसे सिंक्रोनस जनरेटर में करता है। तो जब यहाँ रोटर मैग्नेटिक रूप से आगे निकल जाता है, तो रोटर का जो खुद का रोटर मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से आगे हो जाता है। मतलब खुद का रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से आगे हो जाता है, इसलिए वो आगे वर्क कर पाता है। ठीक है, आगे वर्क कर पाता है मतलब लोड एंगल मिल जाता है, जिसके कारण पावर बाहर की तरफ फ्लो होती है। अब मेन कंडीशन इसमें कॉन्सेप्ट समझो, डीप में कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा मेन कॉन्सेप्ट यहीं से डीप में समझना है। देखो जरा, अब यहाँ पे जो हमने ये आपको अल्टरनेटर दिखाया है, क्या अल्टरनेटर है, ये जो अल्टरनेटर है ये रहा, ये रहा। अब ये हमारा अल्टरनेटर है, ज़रा इसे समझो क्या है भाई। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं इंडक्शन अल्टरनेटर है। अब यहाँ पे हमने जब इसे कपल कर दी तो याद रखना रोटर में, ये रोटर के अंदर जो याद रखना इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो स्लिप टाइम ही रहेगा, स्लिप की मल्टीप्लाई करके मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कम रहेगा इसमें, और फ्रीक्वेंसी भी इसमें कम रहेगी। और इसे आप घुमाते हैं तो एक स्टेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो याद रखना इसे एक्टिव पावर सप्लाई करेगा। अब एक्टिव पावर सप्लाई करेगा लोड हो जाएगी, मगर
इस अल्टरनेटर को रिएक्टिव पावर चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है रिएक्टिव पावर? क्योंकि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड रोटर को काटने के, रोटर जो है स्टेटर को काटता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है, मगर खुद का इसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। खुद का मैग्नेटिक फील्ड इसका रोटर का बहुत कम होता है, तो इसलिए ये लैगिंग पावर लेता है। लैगिंग पावर ने ली ग्रिड से, लैगिंग पावर ली। लैगिंग पावर लेने से मतलब मैग्नेटाइज इफेक्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता है कि वो फ्लक्स बढ़ता है। फ्लक्स बढ़ने से अब स्टेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता है और एक्टिव पावर भी बढ़ती है, जिसके कारण ये अब ऐसे सप्लाई लोड को कर पाता है। मगर इस पर इसका स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के अल्टरनेटर को लैगिंग पावर तो चाहिए और ये एक्टिव पावर देगा, मगर लैगिंग ग्रिड से लेता है। ठीक है, तो अब हमें ग्रिड से, अगर हम इसे डिस्कनेक्ट कर दें ग्रिड को, अब क्या कंडीशन होगी? देखो ग्रिड से अभी सब कुछ एक ही बार में समराइज़ कर देंगे, ध्यान समझना। अब हमने अगर इसे ग्रिड कनेक्ट हटा दिया तो अब क्या होगा? देखो हमारा ये ग्रिड एकदम से कनेक्ट होगा, हटाएगा तो ये सिंक्रोनस मोटर, वो इंडक्शन मोटर की तरह चल रहा था। जब इंडक्शन मोटर की तरह चल रहा था, अब ग्रिड कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट हुआ तुरंत। अब जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ तो ये जो रोटर है अभी तो मोटर की तरह वर्क कर रहा था, इसे कोई सप्लाई नहीं दे रखी थी, अभी कोई सप्लाई नहीं दे रखी थी, वर्क कर रहा था आराम से नॉर्मली। मगर अब जैसे ही यहाँ से ग्रिड से हट गया सप्लाई, तो अब यहाँ पर रोटर पे तो कोई फील्ड है ही नहीं ना, स्टेटर पे कोई फील्ड आ रही है भाई, स्टेटर पे भी 3 फेज सप्लाई यहाँ से हट गई, तो अब ये कैसे सप्लाई करेगा? अब इसे लोड को तो सप्लाई चाहिए, ग्रिड से सप्लाई कट गई। अब ये इंडक्शन जनरेटर इसलिए यूज़ करते हैं। अब इंडक्शन जनरेटर में जब यहाँ से हट गया ग्रिड से सप्लाई, तो रोटर में खुद का रेजोडल मैग्नेटिज्म रह जाता है। तो ये रेजोडल मैग्नेटिज्म के कारण अगर हम इस रोटर को घुमाते हैं, जिग करके ऐसे से घुमाते हैं, तो ये स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिससे लोड को सप्लाई जाती है। मगर पिछली बार तो ग्रिड कनेक्ट था, तो यहाँ पे जो फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए, रोटर में ज़्यादा फ्लक्स बनाने के लिए ग्रिड से रिएक्टिव पावर ली जा रही थी। तो अब की तो मगर ग्रिड तो खुद ही हट गया, ना लोड को सप्लाई दे रहा, तो इंडक्शन जनरेटर को क्या सप्लाई देगा? तो इसलिए अब हमें एक अलग से कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ता है। ये कैपेसिटर बैंक लीडिंग पावर लेता है और लैगिंग पावर देता है। पहले रोटर इसे थोड़ी सी सप्लाई देता है, फिर ये अपनी सप्लाई को एक्टिवेट करके फिर इसे सप्लाई, ये रिएक्टिव पावर लेता है, रोटर इसे रिएक्टिव पावर देता है, ये लैगिंग देता है। फिर इससे लैगिंग बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज बढ़ता है, फिर से ये लीडिंग देता है, लैगिंग लेता है। ऐसे प्रकार के ये कब तक ये इसे वोल्टेज को बढ़ाते रहता है, इसके ईएमएफ को बढ़ाता रहता है, ईएमएफ कैपेसिटर इसके ईएमएफ को बढ़ाता है, कब तक? जब तक इसमें सैचुरेशन की स्थिति नहीं आ जाती। हम सैचुरेशन से थोड़ा पहले ही रखते हैं, सैचुरेशन की स्थिति नहीं आ जा, सैचुरेशन की स्थिति नहीं आ जा रोटर के अंदर, जब तक हम इसमें ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, अब जब ये हमारा क्या कहते हैं एक्टिवेट हो जाता है ये पूरा, है ना, क्या कहते हैं, अब ये आराम से सप्लाई देता रहता है लोड को। अगर लोड को लैगिंग पावर चाहिए, लोड को, क्योंकि कैपेसिटर से लैगिंग पावर, अगर लोड को भी तो लैगिंग पावर चाहिए थी, यहाँ पे तो ग्रिड इस इंडक्शन जनरेटर को भी दे रहा था लैगिंग पावर और लोड को भी दे रहा था। मगर अब लोड पे तो ग्रिड है ही नहीं, तो लैगिंग पावर तो अब लोड को भी चाहिए और इस इंडक्शन जनरेटर, तो यही कैपेसिटर बैंक दोनों को देता है, इसको भी देता है और इसको भी, लोड को लैगिंग पावर देता है। इस प्रकार हमारा लोड को सप्लाई मिलती रहती है इंडक्शन जनरेटर के द्वारा लाइट भगने के बाद। यही इंडक्शन जनरेटर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। समझ गए दोनों के बाद में? अब इंडक्शन जनरेटर में जब सेल्फ एक्साइटेड होता है और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब किसी के द्वारा। अगर सेल्फ एक्साइटेड है तो उसमें ग्रिड कनेक्ट नहीं होगा, सेल्फ एक्साइटेड में इंडक्शन जनरेटर खुद के द्वारा होता है, कैपेसिटर बैंक के द्वारा। अगर किसी के द्वारा एक्साइटेड है, मतलब एक्सटर्नल एक्साइटेड है, तो मतलब ग्रिड कनेक्टेड है। एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे कैपेसिटर बैंक नहीं होगा, सिर्फ ग्रिड होगा और ये इंडक्शन जनरेटर होगा। ये तीनों, ये वाला प्रोसेस जो ये सिर्फ ये कैपेसिटर बैंक हटा रहे हैं, ये सिर्फ एक्सटर्नल एक्साइटेड है। और सेल्फ एक्साइटेड में यहाँ पे ग्रिड नहीं होता है, सेल्फ एक्साइटेड में सिर्फ कैपेसिटर बैंक होता है। ठीक है, अब आता है मेन पॉइंट हमारा एक और ही। अब क्या होगा, अगर हमने ग्रिड से भी सप्लाई दी और कैपेसिटर बैंक से दी, तो ये डबल एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है, डबल एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर कहलाता है, डबल एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर कहलाता है। इसे डबल एक्साइटेड इंडक्शन, अभी डबल फील्ड एक्साइटेड नहीं, FED, फील्ड नहीं, FIELD नहीं, फीड माने दोनों से सप्लाई देना। इंडक्शन जनरेटर में हमने दोनों से अभी सप्लाई नहीं दी, हमने दोनों को, ना रोटर को सप्लाई देना स्टेटर को, अभी हमने इसमें से किसी को भी सप्लाई नहीं दी। अभी हमने स्टेटर को सिर्फ इससे कनेक्ट करा था, स्टेटर को लोड से कनेक्ट करा और इसके जो 3 फेज निकल रहे थे उससे ही यहाँ पे कनेक्ट करा, मगर रोटर को कोई सप्लाई नहीं दी। रोटर को सप्लाई नहीं दी तो यहाँ पे सिंगल इंडक्शन जनरेटर के हिसाब से वो अकेला ही उस पर सप्लाई जा रही है। मगर हमने लोड को दोनों से कनेक्ट करा, ग्रिड से भी कनेक्ट करा और यहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक से भी, तो इसे डबल एक्साइटेड कहला जाता है। ठीक है, अब डबल फील्ड एक्साइटेड अलग सुनो। डबल फील्ड एक्साइटेड क्या होता है, ये देखो, ये होता है सेल्फ एक्साइटेड या डबली एक्साइटेड। ये सेल्फ एक्साइटेड कहलाते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड। ये हमारा आपका सेल्फ एक्साइटेड है।
क्योंकि इसमें देखो ग्रिड कहीं नहीं है, यहाँ पे ग्रिड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कैपेसिटर बैंक है। कैपेसिटर बैंक यहाँ पे अल्टरनेटर से सप्लाई कर रहा है लोड को, और कैपेसिटर लैगिंग पावर से सप्लाई कर रहा है, और लैगिंग पावर इसको सप्लाई कर रहा है इंडक्शन जनरेटर को। इंडक्शन जनरेटर एक्टिव पावर इसे सप्लाई कर रहा है, और लीडिंग रिएक्टिव पावर कैपेसिटर बैंक को सप्लाई कर रहा है, इसलिए सेल्फ एक्साइटेड कहलाता है। जो अब आपको आता है डबल एक्साइटेड में देखो दोनों आ जाते हैं। डबल एक्साइटेड में यहाँ पे दोनों ये सिस्टम, ये डबल एक्साइटेड का पूरा सिस्टम देखो, ग्रिड भी कनेक्ट है इसमें, इन कैपेसिटर बैंक भी कनेक्ट है, इंडक्शन जनरेटर ये डबल एक्साइटेड। अब डबली फील्ड एक्साइटेड जनरेटर बता रहे हैं, वो लास्ट है, खत्म हो जाएगा इसके बाद। देखो यहीं पे बताते हैं अब क्या होता है हमारा। ये जो है अभी इंडक्शन जनरेटर बनने के लिए एक कंडीशन आ रही थी कि यहाँ पर कि जो ये स्टेटर है और बीच में रोटर है, तो रोटर को हमेशा सिंक्रोनस स्पीड NS से ज़्यादा गति पे घूमना पड़ रहा था। इससे ज़्यादा गति पे घूमेगा NR, जब ये स्लिप नेगेटिव में जाएगी और इंडक्शन जनरेटर वर्क करेगा। मगर अब की डबली फील्ड इंडक्शन जनरेटर में, डबली फील्ड में दोनों रोटर को भी सप्लाई मिलेगी और स्टेटर को भी। इस कंडीशन में जो हम फीड करेंगे इस टाइम, इसको सिंक्रोनस स्पीड से अगर कम भी है रोटर, तब भी वो बढ़िया वर्क करेगा। जब भी बढ़िया वर्क करेगा। अब इसे समझना कैसे, देखो अब इसमें हम क्या क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हम इसमें क्या क्या लगाते हैं, इसे समझना पड़ेगा आपको। देखो सबसे पहले हमें यहाँ समझाना पड़ेगा। देखो ये इंडक्शन जनरेटर है हमारा, ये पूरा इंडक्शन जनरेटर है, ये डबली फीड इंडक्शन जनरेटर है। अब यहाँ पे ग्रिड कनेक्ट है, जिसमें ग्रिड ट्रांसफार्मर के द्वारा कनेक्ट है इंडक्शन जनरेटर से। अब ये जो ग्रिड है दो को सप्लाई देता है। देखो ये फिल्टर होता है, इसे बोलते हैं DC टू DC कन्वर्टर, इसे बोलते हैं DC टू DC कन्वर्टर। इसमें सबसे पहले ये रेक्टिफायर लग रहा होता है, इसके बाद ये इन्वर्टर लग रहा होता है। यहाँ पे अगर इधर की तरफ जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम काम करते हैं, मतलब एक AC को DC में और फिर DC को AC में। इस इन्वर्टर के द्वारा मनचाही फ्रीक्वेंसी और एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, मनचाही फ्रीक्वेंसी और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की मूवमेंट स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसे तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और तेजी से पीछे कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्टर। ये बात याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है इंडक्शन जनरेटर में, देखो ग्रिड कनेक्ट है। अब क्या होता है इंडक्शन जनरेटर में, अब याद रखना, इंडक्शन मोटर आपने पढ़ी होगी, इंडक्शन मोटर में आपने देखा होगा ये रोटर होता है बीच वाला, ये आपस में शॉर्ट सर्किट होता है अगर स्क्वायरल केज है, ठीक है। अब अभी जो हमने याद रखना इंडक्शन जनरेटर पीछे बताया था जिसमें डबली फीड नहीं था, मतलब रोटर को सप्लाई नहीं थी, इस पर रोटर में सप्लाई नहीं थी, तो उसमें तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायरल केज, फेज बाउंड या स्लिप रिंग। मगर डबली फीड में जब रोटर को सप्लाई दी जाएगी तो उसमें सिर्फ स्क्वायरल केज नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ स्लिप रिंग यूज़ कर सकते हैं या फेज बाउंड यूज़ कर सकते हैं। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, याद रखना इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। क्योंकि रोटर को सप्लाई हम एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा देते हैं, ठीक है। अब ये हमने ग्रिड से कनेक्ट करा, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब क्यों है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देखो यहाँ पे ही है, और ये ग्रिड में ये स्टेप इधर की तरफ स्टेप अप हो जाएगा, इधर स्टेप डाउन है। क्यों है, देखो जो रोटर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हमेशा याद रखना, मैंने बोला था चाहे रोटर किसी भी स्पीड पर घुमाए, रोटर में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्लिप टाइम सी होगी, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो स्लिप टाइम सी होगा, ठीक है। स्लिप मतलब बहुत कम होगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट क्या है रोटर पर, कि आपको रोटर पर पहले समझो, यहाँ पे याद रखना, पहले मेन कॉन्सेप्ट ये समझो कि आपका एक्टिव पावर बाहर कैसे जाएगी। एक्टिव पावर हमेशा जब भी बाहर जाएगी, अगर रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से आगे है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से आगे है, तभी आपकी पावर बाहर जाएगी, एक्टिव पावर। अगर रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से पीछे है तो आपकी एक्टिव पावर लेगा ये, जो मोटर की तरह कार्य करेगा। अब देखो मोटर की तरह कार्य करेगा भैया। अब ये हमें क्या कहते हैं, हमारी ये देखो जो मोटर होती है उसमें ये NS गति कर रहा होता है, ऐसे NS गति कर रहा होता है, NR इसके पीछे होता है, और जो इसका रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक होता है वो भी NS पे ही गति करता है, मान लो NS पे। मगर वो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से पोजीशन में थोड़ा सा पीछे होता है। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा पोजीशन में पीछे होता है स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए एक्टिव पावर मोटर लेती है। मगर हम इंडक्शन जनरेटर में क्या करते हैं, इंडक्शन जनरेटर में हम रोटर को मैकेनिकल पावर देते हैं बाहर की तरफ से, जिसके कारण वो किसी जनरेटर के द्वारा डीजल जनरेटर की तरफ घुमाते हैं, तो रोटर तो खुद ही आगे निकल जाता है इस स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से। तो रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से तो बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर से ही आगे है। तो इसलिए पावर जो है सिंपली बाहर जा रही थी।
मगर अब की क्या हुआ, हमने इंडक्शन जनरेटर में यहाँ पर डब्ली फीड में कोई बाहर से सप्लाई नहीं दी रोटर को, यहाँ पे सिर्फ हमने विंड टरबाइन लगा दिया। विंड क्या करती है, विंड टरबाइन में यूज़ होता है डब्ली फीड इंडक्शन जनरेटर का। इस विंड टरबाइन में तो आपने सप्लाई देनी है, आपको सप्लाई देनी है किसकी, हवा की। तो हवा तो अपने आप चेंज होती है, ज़्यादा होती है, कभी तेज़ होती है। तो इसमें तो हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते इसकी स्पीड को कि रोटर को तेज़ घुमा दें स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसलिए हमारी फिर अगर नहीं घुमा पाएंगे तो पावर जनरेशन नहीं होगा, ये दिक्कत होगी। मगर ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें डबली फीड में ऐसा पावर जनरेशन आराम से हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान समझना। देखो अब मान लो ये घूमता है, पहले सबसे पहले से सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाते हैं। 3 स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड, सुपर सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, सुपर सिंक्रोनस स्पीड और सब सिंक्रोनस स्पीड। जो अभी पीछे इंडक्शन जनरेटर बताया था सिंगल एक्साइटेड सिर्फ वो सिर्फ सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे ही वर्क कर सकता है, सिंक्रोनस स्पीड पे भी वर्क नहीं कर सकता और सब सिंक्रोनस स्पीड पे भी वर्क नहीं कर सकता। मगर ये जो डबली फीड है ये सुपर सिंक्रोनस स्पीड और सब सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क कर सकता है, सिंक्रोनस स्पीड पे कोई वर्क नहीं करता। सिंक्रोनस स्पीड कुछ नहीं होती है, ठीक है। इसमें अब देखो सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि सिंक्रोनस अल्टरनेटर की बात करते हैं, वो अल्टरनेटर में यहाँ पे प्रोसेस नहीं करते क्योंकि अल्टरनेटर ना बना ले फिर अगर हमें रोटर को सप्लाई देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड की बात नहीं करते। अब देखो ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट होगा। अब जब यहाँ पे से सप्लाई दी जाती है यहाँ पे रोटर को, तो रोटर जो है मैंने बताया था किसी भी स्पीड घूम ले इस पर हमेशा फ्रीक्वेंसी उतनी रखी रहेगी और क्या कहते हैं इंड्यूस में भी कम रखा जाएगा। वो कितना रखा जाएगा, जब इंडक्शन मोटर बनती है, इंडक्शन मोटर घूमती है, उस टाइम जो उसमें इंड्यूस में वो स्लिप होती है घूमने पर, इस यहाँ जो विरोध करती है घूमने का, उस पर डैम होती है, वही इसमें रखा जाएगा। वो कैसे देते हैं, देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की सहायता, जहाँ पर उतना तो वोल्टेज देता है जितना चाहिए होता है। वोल्टेज उतना मिल गया, मान लो 1 से 2 वोल्ट चाहिए होगा तो वो मिल गया। और ये अब एसी आई, यहाँ पे एसी, यहाँ पे इन्वर्टर ने डीसी कन्वर्ट करी। अब डीसी को ने एसी को, यहाँ पे से डीसी आई, एसी में मिली एसी रेक्टिफायर, क्या कहते हैं एसी से डीसी रेक्टिफायर। अब ये एसी डीसी इसमें गई, अब ये एसी से देगा रोटर को। तो इस प्रकार स्टेटर में भी एसी जाती है, रोटर में भी, दोनों में एसी ही जाती है, ठीक है। अब ये जो एसी जाएगा इसमें मनचाही फ्रीक्वेंसी देगा। ये कन्वर्टर डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, ये मनचाही फ्रीक्वेंसी के साथ रोटर को कनेक्ट करता है। अब ये क्या करता है, रोटर तो आराम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर अब विंड स्पीड तेज हुई, सुपर सिंक्रोनस स्पीड हुई, तो सिंपल से ये पावर जनरेशन ग्रिड को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझना, अगर 2 स्पीड है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड और सब सिंक्रोनस स्पीड। अब देखो जब जो मोटर होती है, मोटर जो होती है, ये वाली जो रोटर होता है, मोटर का रोटर, ये शॉर्ट सर्किट होता है जब ये रनिंग कंडीशन में कर रहा होता है। तो रनिंग कंडीशन में जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो इसकी जो पावर होती है कॉपर लॉस, वो इसमें ही लॉस हो जाता है, कॉपर लॉस, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है, आपको दिखाया लास्ट में शॉर्ट सर्किट दिखाया जाता है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। तो इसकी जो पावर होती है इसमें खपत हो जाती है। तो हमें ये मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमने इसमें क्या करा, रोटर का अब ये जब ये सब सुपर सिंक्रोनस स्पीड होती है तो याद रखना ये ग्रिड, ये अल्टरनेटर का स्टेटर तो सप्लाई देता है ग्रिड को, और इसका रोटर भी, वो जो पावर खपत हो रही थी वो शॉर्ट सर्किट करते ही नहीं, वो हम ग्रिड इसके द्वारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर के द्वारा ग्रिड को दे देते हैं। अब यहाँ से एसी डीसी में डबल करेगा, डीसी फिर से एसी में कन्वर्ट कर देगा, फिल्टर उसे उस फ्रीक्वेंसी पर, और यहाँ पे स्टेप अप हो जाएगा और ग्रिड में चला जाएगा। तो यहाँ पे 70% इससे जाती है, 30% इससे जाती है सुपर सिंक्रोनस स्पीड में। अब आती है सब सिंक्रोनस स्पीड। सब सिंक्रोनस स्पीड में क्या होगा, अब यहाँ पे सब सिंक्रोनस स्पीड में ये वाला जो हमारा रोटर है, इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो यहाँ पे जो सब सिंक्रोनस स्पीड में अब कैसा होगा, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सब सिंक्रोनस स्पीड में, तो वो सुपर सिंक्रोनस स्पीड में रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से आगे निकल गया, तो सुपर सिंक्रोनस स्पीड में, सुपर में, क्योंकि दोनों ने सप्लाई दी। मगर सब सिंक्रोनस स्पीड में अब क्या होगा, यहाँ पर अब यहाँ पर पीछे दिक्कत क्या हो रही थी, क्या कहते हैं, रोटर को अलग से सप्लाई देनी पड़ रही थी बाय द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हो सके, क्योंकि फ्लक्स बढ़ सके। मगर यहाँ पे तो हम सप्लाई डायरेक्ट ही दे रहे हैं, किसके द्वारा, ग्रिड के द्वारा। वो कैपेसिटर बैंक आप ये समझ सकते हैं अल्टरनेटर ने ले लिया है, तो ये वो पावर अल्टरनेटर अब दे रहा है, तो रोटर को वो उतनी पावर मिली है। मगर अब यहाँ पे सब सिंक्रोनस स्पीड आती है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से कम गति कर रहा है। तो जब सिंक्रोनस स्पीड से कम गति कर रहा है तो जो सिंक्रोनस स्पीड होगी NS, वो अब जो रोटर की स्पीड होगी वो NR और कम होगी, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो NS से भी कम होगा। रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड R डैश मान लो से, वो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कम होगा। तो ये DC कन्वर्टर क्या करता है, इसको इसके बिल्कुल बराबर ले आता है, इसके सिंक्रोनस स्पीड के। जब ये सिंक्रोनस स्पीड के बराबर पहुंच जाता है तो ये पावर ये आपको पावर ये क्या कहते हैं जनरेट करने लग जाता है अल्टरनेटर, और ये ग्रिड को सप्लाई करने लग जाता है। आप ये कहेंगे कि ये तो सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच गया, पावर जनरेट नहीं करनी चाहिए। मैंने वो जो पावर इस सिंक्रोनस स्पीड की बात करी थी, वो जब करी थी जब रिलेटिव मोशन रोटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक, रोटर के खुद रोटर मैकेनिकल और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का बीच में रिलेशन होगा। मगर यहाँ तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गया ना,
पोजीशन में, और पोजीशन में भी ये ज़्यादा होता है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से, जिससे ये पावर इसे ग्रिड को सप्लाई कर पाता है ज़्यादा से ज़्यादा। मगर ये ग्रिड से रिएक्टिव पावर इधर से लेता है, थोड़ी पावर इधर से 30% लेता है, ज़्यादा 7% 70% सप्लाई करता है। इस पर का इंडक्शन जनरेटर वर्क करता है। सब में रोटर लेता है और स्टेटर देता है, और सुपर सिंक्रोनस स्पीड में दोनों ही सप्लाई देते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इंडक्शन जनरेटर पूरा कंप्लीट खत्म।